A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया। भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ। साल 1947 जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लकीर खींची गई तो उस वक्त सिर्फ जमीन नहीं बटी बल्कि लाखों लोगों के दिलों के टुकड़े हो गए। ये तारीख की सबसे बड़ी मास माइग्रेशन थी जहां पर लोग रातों रात अपने ही घरों के अंदर अजनबी बन गए। ट्रेन लाशों से भरकर आ रही थी और परिवार हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे। कल तक जो लोग साथ में रहना पसंद करते थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। एक तरफ आज़ादी आंदोलन चल रहा था तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। किसी को लग रहा था हिंदू खतरे में है और किसी को लग रहा था मुसलमान खतरे में है, और इसी फियर ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को अंदर ही अंदर डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री उसी हिस्ट्री की कहानी है कि कैसे इंडिया के अंदर इस्लाम फैला और कैसे ब्रिटिशर्स बहाना लेकर इंडिया के अंदर आए और कैसे इंडिया पार्टीशन की तरफ बढ़ता चला गया। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सेवन सेंचुरी से पहले अरेबिया दुनिया के मैप पर पॉलिटिकली वीक और फ्रेगमेंटेड रीजन माना जाता था। ना कोई यूनाइटेड किंगडम था, ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी और ना ही कोई पॉलिटिकल सिस्टम। हर तरफ ट्राइब्स थे और ट्राइब्स अपने सर्वाइवल के लिए जी रहे थे। अरब सोसाइटी उस समय ट्राइबल आइडेंटिटी पर चलती थी। लॉयलिटी सिर्फ रिलीजन या नेशन के लिए नहीं थी बल्कि ट्राइब के लिए थी। अगर किसी ट्राइब का एक आदमी मारा जाता तो उसका बदला लेना होनोर माना जाता और कई बार ये ट्राइबल वार्स जनरेशन तक चलती रहती। अरेबिया पेनिनसुला में लॉ से ज्यादा तलवार को वैल्यू दी जाती थी। पावरफुल ट्राइब्स ट्रेड रूट कंट्रोल किया करते थे और वीक ट्राइब्स उनके अंडर सरवाइव करते थे। मक्का उस वक्त अरेबिया का एक इंपॉर्टेंट ट्राइब हुआ था। यहाँ से कारावान्स पर्सिया, सीरिया और यमन तक ट्रेवल करते थे। काबा उस वक्त रिलीजियस आइडल था और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ आइडल रखे हुए थे और हर ट्राइब का अपना एक गॉड था। हर ग्रुप अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करना चाहता था। सोशल इनइक्वालिटी कॉमन थी और स्लेवरी डीपली रूटेड थी। बाहर से देखने में अरेबिया एक बैरन डेजर्ट जैसा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिपेयर हो रहा था। 570 सीई में मक्का में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। बचपन में ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उन्होंने अरब सोसाइटी को बहुत ज्यादा क्लोज से देखा था। धीरे धीरे वो एक ऑनेस्ट और ट्रस्ट रोटी ट्रेडर के रूप में पहचाने जाने लगे। लोग उन्हें अल अमीन कहते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बिजनेस और ट्रेड तक लिमिटेड नहीं थे। वो सोसाइटी के अंदर चल रहे इंजस्टिस और डिवीजन को डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे। 40 साल की एज में उन्हें केव ऑफ हीरा के अंदर रेवलेशन मिली और यहीं से इस्लाम की बिगिनिंग होती है। लेकिन इस चैप्टर को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखना इनकम्प्लीट होगा। इस्लाम सिर्फ एक स्पिरिचुअल मोमेंट बनकर नहीं उभरा था बल्कि इस्लाम ने एक न्यू पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर क्रिएट करा। इसने ट्राइब्स के ऊपर एक लार्जर आइडेंटिटी दी और सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। इक्वालिटी, जस्टिस और कलेक्टिव डिसिप्लिन ने अरेबियन सोसाइटी को अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। मक्का के पावरफुल ट्राइब्स ने इस मोमेंट को थ्रेट के रूप में देखा, क्योंकि अगर एक आइडियोलॉजिकल कम्युनिटी बन गई तो पुराना पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर्स को घोर विरोध का सामना करना पड़ा। बायकॉट हुआ और मुस्लिम को आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन ये मोमेंट रुकने की बजाय और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 632 सीई में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाते हैं और अब आती है रशीदून खिलाफत। खलीफा अबू बकर के दौर में रिद्दा वार्स हुई, जहां पर रेबिलियन ट्राइब्स को सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर लाया गया। इससे अरेबिया पेनिनसुला में पॉलिटिकली स्टेबलाइज हुआ। खलीफा उमर के दौर में इस्लाम तेजी से फैला। बाइजेंटाइन एम्पायर, जो उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी, वो इस्लाम के सामने वीकेंड होने लगी। पर्सिया का डाउनफॉल हिस्ट्री का एक मैसिव टर्निंग पॉइंट बना। पर्शियन एम्पायर सिर्फ एक किंगडम नहीं बल्कि एंशियंट पॉलिटिकल और कल्चरल सिविलाइजेशन था, जिसका इन्फ्लुएंस सेंचुरीज से एग्जिस्ट करता था। लेकिन इस्लामिक आर्मीज ने रैपिडली पर्शियन टेरिटरीज कैप्चर कर ली और इस डाउनफॉल के बाद इस्लाम सिर्फ अरेबिया आइडेंटिटी नहीं रहा। पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बनने लगे। इस्लामिक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन अब एवॉल्व कर रही थी। अरब मिलिट्री अब लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। इस्लाम वर्ल्ड ट्रेड रूट कंट्रोल कर रहा था। एशिया और अफ्रीका के कनेक्शन रैपिडली एक्सपेंड होने लगे। इसी पीरियड में रशीदून खिलाफत बीत जाती है और अब आती है उमैयद खिलाफत। यहाँ से इस्लामिक एम्पायर एग्रेसिवली एक्सपेंड करता है। वेस्ट में नॉर्थ अफ्रीका
अफ्रीका में और स्पेन तक इस्लामिक आर्मीज पहुंच जाती हैं, जबकि ईस्ट में सेंट्रल एशिया तक इस्लामिक इन्फ्लुएंस स्प्रेड होने लगता है। सिल्क रूट के स्ट्रेटेजिक रीजन्स मुस्लिम्स के कंट्रोल में आने लगते हैं। सेंट्रल एशिया का कॉन्क्वेस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी रीजन ने आगे चलकर इंडो इस्लामिक इंटरेक्शन का गेटवे बनना था। अफगानिस्तान और सिंध के रूट्स इस्लामिक एक्सपेंशन के रेडार पर आ चुके थे। अरब ट्रेडर्स पहले ही इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक्टिव थे। केरला, गुजरात और सिंध के पोर्ट्स अब अरब मर्चेंट्स के लिए फेमिलियर थे। इंडिया और अरब के बीच सेंचुरी से पुराने ट्रेड रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब एक डिफरेंस था। अरब सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक्सपेंडिंग इंपायरल पावर बन चुका था। उस वक्त इंडिया एक पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड रीजन था। मल्टीपल रीजनल किंगडम्स अपनी पावर मेंटेन कर रहे थे। सिंध पर राजा दाहिर का रूल था। इंडियन सिविलाइजेशन एंशिएंट और ज्यादा डीपली रूटेड होती जा रही थी। टेम्पल्स, फिलोसफी और अर्बन सिस्टम इंडिया का एक पावरफुल कस्टम जोन बना रहा था। 711 सीई में मोहम्मद बिन कासिम को कैंपेन के लिए भेजा जाता है। ऑफिशियल नैरेटिव दिया गया कि अरब शिप्स लूट लिए गए हैं और मुस्लिम प्रिजनर्स को बचाना जरूरी था, लेकिन स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन भी एक मेजर फैक्टर था। उमैयद एम्पायर भारतीय सीमांत को सिक्योर करना चाहता था और ट्रेड रूट्स पर अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। मोहम्मद बिन कासिम एक यंगर कमांडर था, लेकिन उसके पास डिसिप्लिन आर्मी और एडवांस वारफेयर टैक्टिक्स थी। उसने सिंध में रैपिड मिलिट्री कैंप लॉन्च किया। देबाल का पोर्ट कैप्चर हुआ और धीरे धीरे कई शहर मुस्लिम्स के अंडर आने लगे। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की बैटल होती है, जिसमें राजा दाहिर मारा जाता है। इसके बाद सिंध का बड़ा हिस्सा उमैयद अथॉरिटी के अंदर आ गया। ये मोमेंट सिंबलिक था। भारत पहली बार डायरेक्ट इस्लामिक एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में आ चुका था। ये दो पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का फर्स्ट डायरेक्ट एनकाउंटर था। एक तरफ था एंशिएंट इंडियन किंगडम्स और दूसरी तरफ था रैपिडली एक्सपेंडिंग इस्लामिक एम्पायरल सिस्टम, जो कि अरेबिया से निकलकर पर्सिया और सेंट्रल एशिया को ट्रांसफॉर्म कर चुका था। लेकिन लोकल एलाइट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया। कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर रह गए और कई सारे रीजन्स में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुआ। इस्लामिक प्रेजेंस इंडिया में अभी लिमिटेड था, लेकिन डोर ओपन हो चुका था। सिंध के डाउनफॉल ने फ्यूचर हिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर दी। अब सेंट्रल एशिया और इस्लामिक पावर्स इंडिया को डायरेक्ट लैंड के रूप में नहीं देख रही थी। इंडिया अब इस्लामिक जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुका था और इसी मोमेंट के साथ एक नया हिस्टोरिक एरा बिगिन होता है। 11th सेंचुरी के शुरू होने से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे रिच और कल्चरली एडवांस रीजन में से एक माना जाता था। नॉर्थ इंडिया में मल्टीपल राजपूत किंगडम एग्जिस्ट कर रहे थे। हर किंगडम अपनी आर्मी, अपनी लेगेसी और अपनी रीजनल डोमिनेंस को मेंटेन करने में लगे हुए थे। टेम्पल्स सिर्फ वर्शिप प्लेसेस नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल ऑथोरिटी, इकोनॉमिक वेल्थ और सोशल इन्फ्लुएंस के सेंटर भी थे। सिटीज एग्रीकल्चर और ट्रेड की वजह से कामयाब हो रही थी, लेकिन एक वीकनेस भी थी, पॉलिटिकल यूनिटी का ना होना। भारत एक सभ्यता के रूप में मजबूत था, लेकिन केंद्रित सैन्य राज्य के रूप में खंडित था और इसी फ्रेगमेंटेशन को फ्यूचर इन्वेंडर्स एक्सप्लॉइट करने वाले थे। नॉर्थ वेस्ट सीमा ऐतिहासिक रूप से असुरक्षित रही है। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के माउंटेन सेंचुरीज से इन्वेंशन के गेटवे बनने आए थे। इसी रूट से अब एक नई मिलिट्री पावर इंडिया की तरफ देख रही थी, जो थी टर्किश मुस्लिम डायनेस्टी। इन पावर्स का राइज सिर्फ रीजन की वजह से नहीं हुआ, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम थे, जो सेंट्रल एशियन वारफेयर टैक्टिक्स, माउंटेन आर्मी और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर कमांड पर बेस्ड थे। महमूद गजनी उन्हीं रूलर्स में से एक था। 1000 सीई में उसने इंडिया पर रिपीटेड रेड्स लॉन्च करने शुरू किए। महमूद का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लूट तक लिमिटेड नहीं था, वो अपना एम्पायर इकोनॉमिकली पावरफुल बनाना चाहता था और इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी इमेज एक विक्टोरियस रूल के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता था। इंडिया की इमेंस वेल्थ उसके लिए एक मेजर अट्रैक्शन थी। उस वक्त टेम्पल्स वेल्थ स्टोर किया करते थे। सोना, चांदी, डोनेशन टेम्पल्स को इकोनॉमिक पावर हाउस बना चुके थे। इसलिए महमूद ने कई सारे टेम्पल्स को टारगेट किया। मथुरा, थानेसर, स्पेशली सोमनाथ रेड्स लेटर हिस्ट्री में एक मेजर सिंबल बन गए। सोमनाथ टेम्पल्स पर अटैक को सेंचुरीज तक डिफरेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस नैरेटिव में यूज किया गया। कई मुस्लिम ऐतिहासिककारों ने इसे इस्लाम में विक्ट्री के रूप में ग्लोरीफाई किया, जबकि हिंदू स्मृति में ये विनाश और अपमान का प्रतीक बन गया। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री को डायरेक्ट इमोशन से जज करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टेम्पल डिस्ट्रक्शन का पॉलिटिकल डायमेंशन भी था। मेडिवल रूलर्स, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, रिवल पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि अपनी डोमिनेंस स्टेब्लिश कर सकें। साउथ इंडिया में भी रिवेल हिंदू एक दूसरे के टेम्पल्स लूट चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन दिखाई नहीं दिया। रिलीजियस सिंबलिक पावर्स के साथ डीपली कनेक्टेड था। महमूद के रेड्स में इकोनॉमिक भी मोटिव था, पॉलिटिकल भी मोटिव था और रिलीजियस सिंबलिक भी था। महमूद गजनी ने इंडिया में परमानेंट एम्पायर स्टैब्लिश नहीं किया। वो बार बार आता, लूट कर वापस गजनी चला जाता। इंडियन रूलर्स को अब रियलाइज हुआ कि वेस्ट नॉर्थ सीमा अब सिक्योर नहीं है। इसी पीरियड में राजपूत आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग होती गई। राजपूत अपने वारफेयर एथिक्स, अपनी बहादुरी और अपने होनर के लिए फेमस थे। बैटल फील्ड में डेथ को ग्लोरीफाई माना जाता था, लेकिन उनके बीच विरोध भी इंटेंस था। चौहान से चोलंकीज, परमहंस और दूसरे कुल कॉपी विजन में लगे हुए थे। 12th
सेंचुरी में मोहम्मद गोरी इंडिया की तरफ बढ़ता है। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी में ज्यादा फर्क नहीं था। महमूद गजनी प्राइमरी रेडर था और मोहम्मद गोरी एम्पायर बिल्डर था। वो सिर्फ लूटता नहीं था, वो नॉर्थ इंडिया में स्टेबल पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता था। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान नॉर्थ इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर में से एक था। बाद में साहित्य और लोक कथाओं ने उसे वीरतापूर्ण का प्रतीक बना दिया। राजपूत और मुस्लिम के विरुद्ध प्रतिरोध की कल्पना इसी काल में आकर आकार लेती है। 1191 सीई में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन होती है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना होता है और पहली बार में ही राजपूत फोर्सेस मोहम्मद गोरी को डिफीट कर देती हैं। ऐसा लग रहा था कि आक्रमण अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान वहां पर मोहम्मद गोरी को जान से नहीं मारता, जिसके बाद वो वापस आता है। 1192 सीई में सेकंड बैटल ऑफ टेरन होती है और यहाँ पर मोहम्मद गोरी अब पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है। इस डिफीट ने नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल बैलेंस शिफ्ट कर दिया। मेजर ऑर्गेनाइज्ड राजपूत प्रतिरोध कमजोर हो गए और इस्लामिक विस्तार के लिए नॉर्थ इंडिया का गेट ओपन हो चुका था। मोहम्मद गोरी इंडिया में परमानेंट सेटल नहीं हुआ। उसने अपने ट्रस्टेड स्लेव जनरल्स को टेरिटरीज कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया। इन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन पड़ती है। ये इंडियन हिस्ट्री का एक मैसिव शिफ्ट था। पहली बार नॉर्थ इंडिया का लार्ज पार्ट एक सेंट्रलाइज्ड तुर्किश इस्लामिक रूलिंग के अंडर आ गया। दिल्ली रैपिडली एक पॉलिटिकल कैपिटल में शिफ्ट होने लगता है। पर्शियन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनने लगती है। फिर भी सल्तनतें एक्सपेंड होती रही। बंगाल, डिकन और मल्टीपल रीजन्स पॉलिटिकल रीजन के अंदर आते गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंडिया का सोशल फैब्रिक एक्सट्रीमली डाइवर्स रहा। इस्लाम भारत के अंदर कैसे फैला, ये चीज लेकर लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। पहले ग्रुप का मानना है कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन था और दूसरे ग्रुप का मानना है कि इस्लाम सूफीज्म के जरिए फैला। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से क्या समझते हो। सूफीज ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक एनॉर्मस रोल प्ले किया। सूफी सेंट्स गांवों और कस्बों में जाकर लोकल पॉपुलेशन के बीच कनेक्ट बिल्ड कर रहे थे। वो सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज बोलते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में एक मैसिव स्पिरिचुअल फिगर बनकर एमर्ज होते हैं। उनकी दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों आते थे। सूफी कल्चर लोकल कल्चर के साथ ब्लेंड कर रहा था। म्यूजिक, पोइट्री और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इस्लाम का सॉफ्टर वर्जन सोसाइटी के सामने आ रहा था। इसी एनवायरमेंट में भक्ति मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग होता है। कबीर जैसे पोइट्स हिंदू और मुस्लिम डिवीजन को क्रिटिसाइज करते थे। गुरु नानक ने बाद में पूरी तरह एक आध्यात्मिक मार्ग अपनाया जो धार्मिक सीमाओं से परे एकता की बात करता है। इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डुअलिटी डेवलप हो रही थी। एक तरफ वार्स थे, पॉलिटिकल ऑपरेशन था, रिलीजियस टेंशन थी, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर एक्सचेंज हो रहे थे, लैंग्वेज ब्लेंड हो रही थी। उर्दू लैंग्वेज इसी इंटरेक्शन का प्रोडक्ट थी। हिंदू प्रतिरोध भी जारी रहे। राजपूत अनेक युद्ध लड़ रहे थे। साउथ इंडिया में विजयनगर जैसे साम्राज्य बाद में हिंदू राजनीतिक दावेदारी का केंद्र बना। लेकिन मेडिवल इंडिया को सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की फाइट के तौर पर देखना डिस्टोर्ट हो सकता है। कई हिंदू एलाइट्स मुस्लिम कोर्ट्स में पावरफुल पोजीशन पर थे और कई मुस्लिम रूलर्स हिंदू जनरल्स पर डिपेंड करते थे। दिल्ली सल्तनतें सिर्फ एक डायनेस्टी का नाम नहीं था, वो इंडियन हिस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था। और धीरे धीरे एक नई इंडिया ने शेप लेना शुरू कर दिया था। भारत बदल रहा था और उसके साथ उसकी पहचान भी बदल रही थी। 17th सेंचुरी में यूरोप रैपिडली चेंज हो रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड ने नए वर्ल्ड को शेप देना शुरू किया। इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंचती है। शुरुआत होती है स्पाइसेस ट्रेड से, लेकिन इंडिया की वेल्थ अंग्रेजों को अट्रैक्ट कर रही थी। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता जैसे पोर्ट्स पर कंपनी धीरे धीरे अपने ट्रेड सेंटर्स स्टैब्लिश कर रही थी। मुगल एम्पायर ऑफिशियली उस वक्त पावरफुल था, लेकिन अंदर ही अंदर वीकेन होना शुरू हो चुका था। औरंगजेब के बाद वार्स, क्षेत्रीय विद्रोह और एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स साम्राज्य को कमजोर बना रहे थे। मराठा अपने राइज पर थे, लेकिन राजनीति एकता में दरार पड़ चुकी थी और इसी गंभीरता का फायदा ब्रिटिश इंडिया कंपनी उठाती है। साल 1757 की प्लासी की लड़ाई इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनती है। रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। सिराजुद्दौला डिफीट होता है और कंपनी को पहली बार डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर मिलती है। अगले कुछ दशक में ब्रिटिश एक्सपेंशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। ब्रिटिश आर्मी सिर्फ अपने मिलिट्री फोर्स से नहीं जीते, वो अपने अलायंस, बैटरियल्स और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का भी एग्रेसिव यूज करते थे। साल 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, जिससे किसान कर्जों में जा रहे थे। नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट रैपिडली स्प्रेड होता है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है। हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स कई जगह ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर, जो टेक्निकली लास्ट मुगल एम्परर होता है, वो रिवोल्ट का सिंबलिक फेस बन जाता है, जिसके बाद दिल्ली रिवोल्ट का मेजर सेंटर बन जाता है। ये मूवमेंट ब्रिटिशर्स के लिए डेंजर बन जाता है, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। लेकिन रिवोल्ट इवेंचुअली क्रश कर दिया जाता है। ब्रिटिश मिलिट्री
म्यूचुअल रिवेंज लॉन्च करती है। सिटीज डिस्ट्रॉय होती हैं, लोगों को ग्रुप में फांसी दी जाती है, दिल्ली खास तौर पर तबाही का सामना करती है और मुगल डायनेस्टी ऑफिशियली एंड कर दी जाती है। साल 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रूल करना नहीं था, बल्कि अब वो अपना कंट्रोल परमानेंटली सिक्योर करना चाहते थे और इसी फेज में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उभर जाती है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये रियलाइज हो गया कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो उनका कंट्रोल अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए पहचान और मतभेदों को व्यवस्थित रूप से जोर देना शुरू किया गया। साल 1857 के बाद मुस्लिम स्पेशली सस्पिशन के अंडर आ गए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि मुगल लेगेसी और मुस्लिम एलाइट्स रिवोल्ट के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। कई मुस्लिम फैमिलीज पॉलिटिकली कोलैप्स कर गईं और कई मुस्लिम अभिजात वर्ग अपनी शक्ति खो रहे थे। इसी पीरियड में सर सैयद अहमद खान एमर्ज होते हैं। वो समझ चुके थे कि मुस्लिम कम्युनिटी मॉडर्न एजुकेशन और पॉलिटिकल एडॉप्शन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसके बाद सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखते हैं, जो उन्होंने डोनेशन से की थी। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मुस्लिम्स को साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लाना। अलीगढ़ मूवमेंट सिर्फ एजुकेशनल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि वो मुस्लिम पॉलिटिकल समाज को भी शेप दे रहा था। सर सैयद इनिशियली हिंदू और मुस्लिम्स की यूनाइटी की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिकली कमजोर होती जा रही है। इसी पीरियड में अंग्रेज भी जनगणना सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली बार लाखों लोग ऑफिशियली कैटेगरी में डिवाइड हो रहे थे, लेकिन प्रशासन समाज को सांप्रदायिक ब्लॉकों में परिभाषित करना शुरू कर देता है। हिंदी को हिंदू आइडेंटिटी के साथ जोड़ा गया और उर्दू को मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ा गया। भाषा अब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रही, बल्कि वो एक पॉलिटिकल सिंबलिज्म बन गई। साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। कांग्रेस एक ऐसा मॉडरेट प्लेटफॉर्म था जो ब्रिटिश रिफॉर्म्स और इंडियन रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करता था। कांग्रेस के अर्ली लीडर्स हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज से आते थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम एलाइट्स के अंदर चिंता बढ़ती गई कि कांग्रेस हिंदू राजनीति की तरफ झुक सकती है। इसी चिंता के बीच साल 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होती है। मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। ब्रिटिशर्स भी डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहे थे। सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज औपनिवेशिक रणनीति के लिए फायदेमंद थी। साल 1909 के मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया, जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हिंदू सिर्फ हिंदूज को वोट करेंगे और मुस्लिम्स सिर्फ मुस्लिम्स को वोट करेंगे। अब पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी या इकोनॉमिक के अराउंड नहीं, बल्कि रिलीजन के अराउंड ऑर्गेनाइज होने लगी। ब्रिटिश कॉलोनियल नैरेटिव भी हिस्ट्री को कम्युनल लेंस से प्रेजेंट करने लगते हैं। मेडिवल इंडिया को हिंदू वर्सेस मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ग्लोरीफाई किया जाने लगा। मुस्लिम शासकों को अत्याचारी और हिंदू शासकों को बाइनरी में कम किया जाने लगा। ये नैरेटिव लेटर पॉलिटिक्स में डीपली इन्फ्लुएंस करने वाला था। लेकिन शहरों में हिंदू और मुस्लिम साथ ट्रेड कर रहे थे। विलेजेस में कम्युनिटीज सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रही थी। दोनों का शेयर्ड कल्चर था और लैंग्वेज भी कॉमन थी। और इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में नेशनलिज्म भी ग्रो कर रहा था और धीरे धीरे एक ऐसी दीवार खड़ी हो रही थी जो आगे चलकर पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत बदलने वाली थी। 20th सेंचुरी के शुरू होते होते अंग्रेज इंडिया के एक पॉलिटिकल क्रॉस रोड पर खड़े थे। कॉलोनियल रूल को लेकर गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था और साथ में सांप्रदायिक तनाव भी गहरा होता जा रहा था। एक तरफ इंडिपेंडेंस ड्रीम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के विजन डिफरेंट होते जा रहे थे। इसी एनवायरमेंट में एक नए लीडर इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं, जो होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी इंडियन फ्रीडम का एक सेंट्रल फेस बन जाते हैं। लेकिन गांधी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो मास मोबिलाइजेशन को रीडिफाइन कर रहे थे। पहली बार गांव किसान और आम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सक्रिय हिस्सा बनते हैं। गांधी रिलीजन को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स के अंदर लाते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग उनसे कनेक्ट होते जा रहे थे। गांधी समझते थे कि अगर इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी दिलानी है तो हिंदू और मुस्लिम्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर कोलैप्स हो रहा था। तुर्की की खिलाफत खतरे में थी। मुस्लिम्स इमोशनली ओटोमन खलीफा को ग्लोबल सुन्नी मुस्लिम लीडरशिप का सिंबल मानते थे। खिलाफत मूवमेंट इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। गांधी रणनीतिक रूप से खिलाफत नेताओं के साथ गठबंधन बनाते हैं। उन्हें लगता था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। कुछ टाइम के लिए लगता भी था कि कॉलोनियल डिवाइड रिड्यूस हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम जॉइंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट भी कर रहे थे। लेकिन ये एकता कमजोर थी। जमीनी स्तर पर सांप्रदायिक तनाव पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। मोबलर रेबिलियन जैसी घटनाएं सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा कर देते हैं। साल 1920 से लेकर साल 1930 तक सांप्रदायिक दंगे अलग अलग शहरों में बढ़ने लगते हैं। धार्मिक जुलूस, गौ संरक्षक के मुद्दे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं। अब पॉलिटिक्स इंक्रीजिंगली रिलीजन के अराउंड ऑर्गेनाइज होने लगती है। इसी एनवायरनमेंट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। इनिशियली वो इंडियन यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका फोकस मुस्लिम पॉलिटिकल फ्यूचर पर शिफ्ट होने लगता है। इकबाल को चिंता भी थी कि डेमोक्रेटिक इंडिया में मुस्लिम्स परमानेंटली माइनॉरिटी ना बन जाएं। वो बिलीव करते थे कि मुस्लिम सिर्फ एक
रिलीजियस कम्युनिटी नहीं बल्कि एक अलग पॉलिटिकल सिविलाइजेशन भी है जिसका अपना इतिहास, अपना कल्चर और अपना सोशल सिस्टम है। साल 1930 के इलाहाबाद एड्रेस में इकबाल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑटोनोमस मुस्लिम स्टेट का आइडिया ओपनली डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान की मांग नहीं थी। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर स्कूल में आज भी यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की मांग अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने की थी और इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। जिन्ना इनिशियली हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उन्हें द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी तक कहा गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स और लीगल नेगोशिएशन पर बिलीव करते थे, लेकिन ग्रेजुअली उनका कांग्रेस लीडरशिप से ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है। स्पेशली साल 1937 के प्रोविंशियल के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग को लगने लगता है कि कांग्रेस बहुसंख्यकवादी राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस पॉलिटिक्स के कुछ फैसले मुस्लिम पॉलिटिकल चिंता को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। जिन्ना का डर और ज्यादा गहरा होने लगता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में मुस्लिम पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड हो सकते हैं और इसी फियर में टू नेशन थ्योरी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। टू नेशन थ्योरी का बेसिक आर्गुमेंट था कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ दो रिलीजन नहीं है बल्कि दो सेपरेट नेशंस हैं जिनकी हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल इंटरेस्ट फंडामेंटली अलग था। कांग्रेस ऑफिशियली सेक्योर नेशनलिज्म की बात कर रही थी, गांधी और नेहरू यूनाइटेड इंडिया इमेजिन कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग इंक्रीजिंगली सेपरेट मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात कर रही थी। साल 1940 में लाहौर रिसोल्यूशन पास होती है। मुस्लिम लीग ऑफिशियली मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स के इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड करती है। यहीं से पाकिस्तान मूवमेंट मास पॉलिटिकल रियलिटी बनने लगता है, लेकिन उस वक्त कई लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि इंडिया का एक्चुअली पार्टीशन होगा। बहुत से मुस्लिम्स यूनाइटेड इंडिया के फेवर में थे, बहुत से हिंदू पार्टीशन इमेजिन ही नहीं करना चाहते थे और कई सारे रीजनल लीडर्स कॉम्प्रोमाइज चाहते थे। इसी बीच पॉलिटिकल मिसट्रस्ट गहरा होता जा रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटिश एम्पायर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली कमजोर हो रही थी। ब्रिटेन को क्लियर हो रहा था कि इंडिया को अब परमानेंटली कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है और कांग्रेस की लीडरशिप छीन ली जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगती है क्योंकि वार पीरियड में वो ऑर्गेनाइजेशनली एक्सपेंड कर पाती है। साल 1940 तक कम्युनल पोलराइजेशन इंटेंस हो चुकी थी। फियर पॉलिटिक्स ग्रो कर रही थी। कई हिंदू को खतरा था कि मुस्लिम इंडिया को डिवाइड कर देंगे और कई मुस्लिम्स को डर था कि हिंदू मेजोरिटी डेमोक्रेसी में मुस्लिम आइडेंटिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसी डर से समझौता करना मुश्किल हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी कोलैप्स के एज पर थी। वो थकी हुई थी और जल्दी ही एग्जिट चाहती थी। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया ट्रांसफर ऑफ पावर एसिलेट करने के लिए भेजा जाता है। अब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है। साल आता है 1947। ब्रिटिश एम्पायर फाइनली इंडिया को छोड़ने वाला था। इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो नए नेशन क्रिएट होने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैप के ऊपर लाइन कौन ड्रॉ करेगा। पंजाब और बंगाल जैसे प्रोविजंस मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले रीजन्स थे। विलेजेस में हिंदू, मुस्लिम और सिख साथ में रहते थे। कई लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक दिन उन्हें अचानक से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में। और इसी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए ब्रिटिश लॉयर सिरिल रेडक्लिफ को इंडिया भेजा जाता है। इत्तेफाक की बात यह है कि रेडक्लिफ कभी इंडिया आया ही नहीं था। उसके पास सिर्फ कुछ ही हफ्ते थे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने के लिए जो मिलियन लोगों की डेस्टिनी तय करेगी। और फिर रेडक्लिफ लाइन ड्रॉ करता है, पंजाब के बॉर्डर पर लाइन खींचती है और पाकिस्तान नाम का नया नेशन बनता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस होता है और 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस होता है। अब ऑफिशियली फ्रीडम आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त साउथ एशिया ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हॉरिफाइंग माइग्रेशन बन जाती है। लाखों लोगों को रियलाइज होता है कि वो गलत साइड हैं। मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान की ओर मूव करते हैं और हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया की ओर मूव करते हैं। हर तरफ सिर्फ डर था, अफवाहें थी और तेजी से फैल रही नफरत। लाखों लोग सिर्फ कुछ कपड़े और यादें लेकर निकल पड़ते हैं। बूढ़े लोग सही से चल भी नहीं पा रहे थे। फैमिलीज को पता ही नहीं था कि उनका ठिकाना कहाँ होगा और जहाँ होगा वो जगह सेफ होगी या नहीं होगी। और इसी बीच वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। पंजाब स्पेशली नाइटमेयर बन जाता है। गांवों पर अटैक होता है, धार्मिक भीड़ का आयोजन होता है और पूरी एंटायर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ट्रेन स्टेशन पर घबराहट थी, रोड्स पर डेड बॉडीज और गांव और शहर धुएं से भर रहे थे। ट्रेन पार्टीशन का डार्केस्ट सिंबल बन गई। पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान लाशें भरकर आ रही थी। सबसे हॉरिफाइंग सफरिंग वोमेन्स ने फेस की। हजारों वोमेन्स का अपहरण हुआ, रेप्स हुए और जबरदस्ती शादियां हुई। परिवार अपनी बेटियों को सम्मान के नाम पर खुद जान से मारने लगे ताकि वो किसी एनिमी ग्रुप के हाथ में न लगे। वोमेन्स पार्टीशन की साइलेंट विक्टिम बन गई। उनकी स्टोरी दशकों तक तो प्रॉपरली भी नहीं बोली गई। और अब भी हमारे मन में अगर ये सवाल हो कि वो लोग और वो औरतें जिनके साथ इतना सब कुछ हुआ वो कौन से रिलीजन की थी, तो अब तक तो हमें ये सोचकर भी शर्म आ जानी चाहिए थी। जब दिल्ली और बंगाल में सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं तो गांधी पीस मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो फास्टिंग करते हैं और लोगों से दंगे रोकने की अपील करते हैं। पूरा सब कॉन्टिनेंट जब बदले और डर की आग में जल रहा था तब गांधी इंसानियत बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई गांधी जी के कंट्रोल से बाहर निकल रही थी। कई हिंदू नेशनलिस्ट गांधी जी से नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि गांधी मुस्लिम की तरफ से ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे हैं। और फिर आता है 30 जनवरी 1948 जब नाथुराम गोडसे गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर देता है। एक ऐसा इंसान जो हिंदू और मुस्लिम यूनाइटी का सिंबल बन गया था वो सांप्रदायिक नफरत का शिकार बन जाता है और उसे मार दिया जाता है।
अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मैं आने वाले समय में ही ऐसे ही मुद्दों पर बात करता रहूंगा।